Good morning, my dear viewers. In this video lecture, we are going to discuss a method which is not only going to touch your mind but also your soul. After watching this video, you will definitely going to like, share, subscribe, whatever is in your hand. You will try to do. You will not going to leave any stone unturned. I'm damn sure. So let's get started. In this video lecture, we are going to discuss touchstone method. touchstone method को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. उम्मीद है ये touchstone method रियल में जो है आपके अगर बात करें टच करेगा आपके माइंड को भी, आपके सोल को भी. और इस मेथड के बारे में सारी चीजें हम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं. इसके साथ में लास्ट में आपने कितना सीखा उसके लिए हमने यहाँ पे जो है एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं लगभग 15 के आसपास. तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. इसके अलावा फिर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो साथी पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं उससे भी. उसके लिए अलग से हमने रणनीति बना रखी है. उसमें मैं फिर से कहूंगा कि आप जो है स्वतंत्र हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए. आपको अगर हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो तब जाके आप जो है उससे जुड़िएगा. क्योंकि हम नहीं चाहते कहीं से भी कहीं तक कि उसकी वजह से ना आप परेशानी में पड़े ना हम. फ्री ऑफ माइंड जब तक हम रहेंगे तब तक ही हम किसी काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे. क्योंकि बर्डन लेके कोई भी काम हो नहीं सकता. तो बात कर रहे हैं टच स्टोन मेथड को, और रियल में आपको टच करने वाला है यहाँ पे दोनों चीजें, मेथड भी, ये टीचिंग स्टाइल भी, और हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो भी टच सीधे आपके माइंड को करेगा. टच स्टोन मेथड एक ऐसा मेथड है, ये जो मेथड इन्होंने वो कर रखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किसने कैरेक्टर जो है टच स्टोन को अपने प्लेज में वो किया, किसने इसको पॉपुलराइज किया, टच स्टोन वर्ड को किसने पॉपुलराइज किया, टच स्टोन मेथड को किसने पॉपुलराइज किया, टच स्टोन है क्या. टच स्टोन बोला जाता है एक स्टोन जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए जो है फेमस है. जो स्टोन की हम बात कर रहे हैं वो जो है सोने की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता था, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को. तो उसी पे आधारित इन्होंने एक मेथड दे रखा है, और ये मेथड किसने दिया है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने दे रखा है. आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है इसमें. थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज लगाएंगे. व्हाट इज टच स्टोन मेथड? टच स्टोन मेथड क्या है? टच स्टोन मेथड इज अ क्रिटिकल प्रिंसिपल. एक क्रिटिकल प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल का मतलब एक थियरी है, एक सिद्धांत है. ये PLE वाला है. दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं. एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, या मेन क्लॉज, या जिसको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये दूसरा प्रिंसिपल है जिसको थियरी बोलते हैं. एक क्रिटिकल थियरी है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, प्रपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. किसके द्वारा प्रपोज किया गया इसको? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा. अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, फॉर जजिंग द क्वालिटी ऑफ पोएट्री. पहला क्वेश्चन बनता है कि टच स्टोन मेथड क्यों इनके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये जो है पोएट्री की क्वालिटी को जज करने के लिए. जज करना, जज होता है ना, आपने देखा होगा, न्यायाधीश बोलते हैं जिसको, जो निर्णय लेता है, किसी डिसीजन पे पहुंचता है सही गलत पे विचार करके. तो टच स्टोन मेथड भी क्या है? एक ऐसा मेथड है जो पोएट्री को जज, पोएट्री की क्वालिटी को जज करने के लिए जो है प्रपोज किया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार अ पोएम शुड बी इवैल्यूएटेड. जो कविता है उसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए. इवैल्यूएशन एक होता है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट, विकास, और इवैल्यूएशन होता है किसी की वैल्यू चेक करना, यानी कि किसी के मूल्य का अंकन करना, मूल्यांकन करना. आपने बीएड में भी पढ़ा होगा. इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग इट, इसको कंपेयर करता है, इसका मूल्यांकन करता है, इसको कंपेयर करके, इसकी तुलना करके. कंपेयर कब करते हैं हम? जब दो हो. आपने जैसे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होंगी, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री जब अकेला होता है इंसान तो अच्छा होता है. जैसे जिसके घर में एक ही बेटा है तो वो अच्छा है, चाहे उसमें लाख बुराइयों की ना हो, अच्छा है. और दो हैं तो फिर
पेरेंट्स भी कंपेयर करने लग जाते हैं, ये अच्छा है, बोलते हैं ना ये पढ़ने में इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, क्वालिटीज एक दूसरे की कंपेयर करने लग जाते हैं, दो में कंपेरेटिव डिग्री। और जब दो से ज्यादा हो तो सुपरलेटिव में आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा है। तो डिग्रीज भी मैं आपको यहीं पे उसके साथ साथ क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। और जो ये मेथड है हमारा, ये सिर्फ उत्तराखंड लेक्चरर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर बात करें, स्पेशली यूपीएलटी ग्रेड में भी जो है मैथ्यू अर्नोल्ड सिलेबस में है, और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है उनकी हाई सीरियसनेस क्या है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगी। सीरियस होना अपनी लाइफ में बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना भी सीरियस नहीं होना फिर सीरियस बना दो, लेकिन जो सीरियस होना है वो अच्छी बात है। सीरियस इंसान जो है वो सही और गलत में जो है अंतर कर पाता है, उसमें कहीं ना कहीं मॉरलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें नैतिकता देखने को मिलती है हमें। इसी में देखिए आगे, अ पोएम शुड बी इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग इट विद शॉर्ट पैसेजेस। अब इसमें ये कहते हैं कि जो पोइट्री है उसको कंपेयर किया जाना चाहिए शॉर्ट पैसेजेस में, पूरी कविता को लेके नहीं, पूरी कविता के हिसाब से हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें किसी दूसरे पोइट की अगर कविता पोएम को कंपेयर करना है तो किसी दूसरे जो ग्रेट पोइट है उसकी जो कविता है उसकी पूरी कविता से कंपेयर नहीं करना है, उसमें कुछ जो मेन लाइन्स हैं, ठीक है, कुछ मुख्य लाइनों के माध्यम से उसको हमें कंपेयर करना है। तो ये कह रहे हैं, देखिए, इट विद शॉर्ट पैसेजेस टच स्टोन्स टेकन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पोइट्री। ग्रेटेस्ट पोइट्री से हमें क्या लेना है, ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व की ग्रेटेस्ट है, द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जो सबसे महान जो काव्य है, कविता है, ठीक है, विश्व की, उसके साथ उसके कुछ जो है शॉर्ट पैसेजेस से हमें कंपेयर करना है। जैसे कोई कविता सपोज दैट आपने लिखी है और आपकी उस कविता को मुझे जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना हो, तो उस कविता को मैं कोई ग्रेटेस्ट जो पोएट हैं उनकी जो पोएट्री है, जो उनकी पोएम है, उसकी कुछ चंद लाइनों से कंपेयर करूंगा, उसको ही टच स्टोन मेथड ही कहते हैं। आगे देखिए इसी में क्या कहा जा रहा है, इफ अ पोएम कैन स्टैंड कंपैरिजन विद दीज ग्रेट लाइन्स, अगर वो जो कविता है वो उन ग्रेट लाइनों से कंपेयर करने लग जाती है, ठीक है, उन पे खरा उतरती है, तो इट इज जेन्युइन पोइट्री। तो वो क्या है, रियल में जेन्युइन पोइट्री है, असली पोइट्री है। जेन्युइन यानी कि असली, ओरिजिनल है। इफ नॉट, अगर नहीं होता है तो ऐसा, इट इज इंफीरियर, ये फिर घटिया है। इंफीरियर का अपोजिट होता है सुपीरियर। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इंफीरियर घटिया वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं भी बोल देते हैं, ठीक है। इंफीरियर मानी जाएगी अगर वो उस स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरती है तो। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। और यूपीएलटी ग्रेड में अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव जो है, या किसी भी एग्जाम में, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के या अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हो रहे हैं, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। मल्टीपल में अब हो सकता है कुछ लोग अपने नॉलेज की बेस पे भी होता है, बहुत सारे जो है लक साथ देता है तो गैस भी उनके सही चले जाते हैं, लेकिन जो लिखने वाला होगा उसमें सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। वहाँ पे ग्रामर भी मैटर करेगा, वहाँ पे आपका नॉलेज भी मैटर करेगा, सब्जेक्ट का सारी चीज़ें वहाँ मैटर करेंगी। तो अच्छा भी है, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें क्या आती है, इवैल्यूएशन के टाइम पे, मूल्यांकन के समय जो है थोड़ा सा पार्शियलिटी हो सकती है, आप किस स्टैंडर्ड पे उसको चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें सिंपल वर्ड्स में क्या है, ग्रेट पोइट्री टेस्ट अदर पोइट्री। जो ग्रेट पोइट्री है वो टेस्ट करती है अदर पोइट्री को। इसी में देखिए, वेयर इज द टच स्टोन मेथड एक्सप्लेन। टच स्टोन मेथड जो है उसको कहां पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, कहां पे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, अगर इसके हिसाब से चले तो। मैथ्यू अर्नोल्ड एक्सप्लेन्स, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं किसका, द टच स्टोन मेथड का, इन हिज एसे, अपने एसे में। ध्यान दीजिएगा, जो स्टडी ऑफ पोइट्री है, नाम से तो पोइट्री है, द स्टडी ऑफ पोइट्री, हमें लगेगा कि कविता है, लेकिन ये कविता नहीं, एक ऐसे है, एक निबंध है, ठीक है। ये अपने ऐसे जो है द स्टडी ऑफ पोइट्री में इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि कब आ रखा है, 1880 में आया हुआ है। इसके बाद देखिए, दिस ऐसे अपीयर्स इन एसेज इन क्रिटिसिज्म। अब जो ये ऐसे है, ये जो द स्टडी ऑफ पोइट्री है, ये भी एक कलेक्शन में आ रखा है, यानी कि कहने का मतलब है दिस ऐसे अपीयर्स इन एसेज इन क्रिटिसिज्म। जो इनका एसेज इन क्रिटिसिज्म है उसमें ये हमें देखने को मिलता है, कौन सा, द स्टडी ऑफ पोइट्री, और उसमें ही इन्होंने इसको टच स्टोन मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है।
अब सेकंड सीरीज, अब उसकी भी एसेज इन क्रिटिसिज्म जो है उसकी सेकंड सीरीज में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसी में अगला क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड टच स्टोन, इसको टच स्टोन क्यों कहा जाता है? इसको टच स्टोन इसलिए कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ द टर्म टच स्टोन का देखिए, द वर्ड टच स्टोन ओरिजिनली रेफर्स टू अ ब्लैक स्टोन। तो ये किसको रेफर करता है? ब्लैक स्टोन को रेफर करता है। बाय गोल्ड स्मिथ्स टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। जो टच स्टोन है ये ओरिजिनली रेफर करता है एक ब्लैक स्टोन को, जो यूज किया जाता था किसके द्वारा? गोल्ड स्मिथ्स के द्वारा। जो सुनार होते हैं, सुनार जो जैसे आपने सुना होगा गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ दो वर्ड होते हैं। ये जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार, ठीक है, जो जिसको हम सुनार बोल देते हैं, जो सोने का काम करता है, कहने का मतलब जो ज्वेलरी बनाने का काम करता है, तो वो इसको टेस्ट करता था ब्लैक स्टोन पे। किसको? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अगर हमें सोने की शुद्धता को चेक करना है तो उसके लिए एक ब्लैक स्टोन नाम का पत्थर होता था, उस पे इसकी जो है प्योरिटी को चेक किया जाता था कि गोल्ड प्योर है कि नहीं है। तो इसको ही इन्होंने पोएट्री में भी यूज कर दिया फिर बाद में। प्योर गोल्ड लीव्स अ क्लियर मार्क ऑन स्टोन। अब जो प्योर गोल्ड होता था वो अपना निशान छोड़ देता था किस पे? उस स्टोन पे, उस ब्लैक स्टोन पे। इम्प्योर गोल्ड फेल्स द टेस्ट। लेकिन इम्प्योर गोल्ड, जो अशुद्ध जो सोना होता था, जो शुद्ध नहीं होता था, कहने का मतलब जो प्योर नहीं होता था, वो फेल हो जाता था इस टेस्ट में। ग्रेट पोएट्री टच स्टोन, ठीक है, और ऑर्डिनरी पोएट्री टेस्टेड मटेरियल। सो जस्ट एज गोल्ड इज टेस्टेड ऑन स्टोन, गोल्ड को जैसे टेस्ट किया जाता था किस पे? उसका परीक्षण किया जाता था, टेस्ट किया जाता था, टेस्ट नहीं, ठीक है, टेस्ट किया जाता था स्टोन पे। पोएट्री इज टेस्टेड अगेन, पोएट्री इज टेस्टेड अगेंस्ट ग्रेट पोएटिक लाइन्स। अब जो पोएट्री है उसको भी टेस्ट किया जाता था, ठीक है, उसको भी टेस्ट किया जाता था, जो ग्रेट पोएटिक लाइन्स हैं उनके उसमें रख के, उनके साथ कंपेयर करके। अगला देखिए इसी में, हु कॉइन्ड द टर्म टच स्टोन। टच स्टोन टर्म जो है कॉइन किसने कर रखा है? टच स्टोन इटसेल्फ वाज नॉट कॉइन्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको कॉइन नहीं कर रखा है, कह रहा है। लेकिन बात करें, इट इज एन ओल्ड टर्म, ये एक पुराना टर्म है, यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स इन मेटलर्जी करके। और आगे बोला विलियम शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज किया था, इस वर्ड को पॉपुलराइज किया था, याद रखिएगा इस वर्ड को। अपने उन्होंने एक प्ले था उनका क्या, टच स्टोन नाम का कैरेक्टर, उसमें एज यू लाइक इट में आपको देखने को मिलता है, जिसको वाइज फूल की वो दे दिया जाता है। वाइज फूल, वाइज फूल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, यहाँ पे दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एज यू लाइक इट में टच स्टोन नाम का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, तो वर्ड को इन्होंने पॉपुलराइज कर रखा है। लेकिन जो मेथड पॉपुलराइज कर रखा है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कर रखा है। आगे इसी में क्या बोला जा रहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड was the first to use touchstone as a systematic literary critical method। मेथड की अगर बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको वो कर रखा है, ठीक है, इसको पॉपुलराइज कर रखा है। आगे देखिए, टर्म टचस्टोन इज एंशिएंट बट द टचस्टोन मेथड एज अ क्रिटिकल प्रिंसिपल वाज फॉर्मुलेटेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। आगे इसी में बात करें, देखो जब सच्चे मन से अगर हम पढ़ाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बीच में चली गई थी, अभी फिर से आ गई। मैं जल्दी जल्दी इसलिए इसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। जो टॉपिक था, बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, सेटअप के साथ भी। इससे पहले भी हम पढ़ाते थे, लेकिन अपना एक शौक था कि डिजिटल बोर्ड के थ्रू जो है टीचिंग की जाए, और मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। देखिए, आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बहुत से मेरे साथी जो है, मैं आज भी देखता हूं, वो बस एक ही चीज पे लगे रहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब अलग चीज है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपको फेमस मान सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट में उससे 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। नौकर जो है, उसमें नौकरी जो है, नौकर में ई प्रत्यय लगने से बना है, और सर्वेंट ही होता है। नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी होती है। जब आप किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं ना, तो दिन रात आपको मेहनत करनी होती है। तो उस दौरान आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना होता है। जो निगेटिविटी है उससे बचना चाहिए, और पढ़ाई करते रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी अगर आपके उसमें होगी तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, सफलता मिलेगी नहीं, आपके कदम चूमेगी। कहने का मतलब वो भी आपके पैरों तले आ जाएगी, वो भी आपके सामने सरेंडर कर देगी। मेहनत आप करते रहिए,
बहुत से साथी कहते हैं कि सर बहुत पढ़ लिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। थोड़ा रणनीति में चेंज कीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाएगा। आप अभी देख रहे होंगे टच स्टोन मेथड है, ये कोई भी टॉपिक है। आपका भाई जो आपके सामने है ऑल सब्जेक्ट इसी उसके साथ रौंदने की कोशिश करता है। एक समय ऐसा था जब मैं भी थक जाता था, बहुत परेशान हो जाता था। आज की डेट में हैबिट ऐसी है 8-8 घंटे भी हम लेक्चर दे देते हैं बिना रुके, और उस दौरान पता चल रहा है 4-5 घंटे तक तो पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो मेहनत लगती है। ऐसे ही कोई जो है फेम नहीं मिल जाती। नहीं तो सोशल मीडिया का दौर है, आप 2-4 गालियां दो और थोड़ा सा, आपको पता ही है, थोड़ा सा आप लाइन से हटके करते हैं तो बहुत जल्दी आप फेमस हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन लाइन में अगर बात करें, आप में से बहुत सारे साथियों के भी यूट्यूब चैनल होंगे, तो इतना जो है आसान ये काम नहीं है। स्पेशली अगर लिटरेचर की फील्ड में बात करें, जहाँ पे हमारा टॉपिक भी ऐसा है, हम ऐसी चीज़ों को लेके चलते हैं जहाँ पे जो है अगर आप पोस्ट की बात करते हैं 20 से 22 पोस्ट आती हैं, और इंग्लिश के अगर बात करें कैंडिडेट जो हैं वो कितने होंगे आप लगाइए। अगर यही चीज़ हम वहाँ पे स्कूल एकेडमिक वाला पढ़ाने लग जाएं तो उसमें हमें पता है हम उसमें व्यूज भी अच्छे आएंगे, उसमें पैसा भी अच्छा खासा है, लेकिन अपना भी एक इंटरेस्ट होता है। अब ये भी इंटरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे टच स्टोन मेथड में। बेरोजगारी 2 टाइप की होती है, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। एक आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बेरोजगार होता है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा होता है, एक बेरोजगार होता है जिसको रोजगार मिल रहा होता है लेकिन वो मनी और जो है इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। जेम्स किन्स की एक बुक भी आपने सुनी होगी 1936 में। यूजीन नेल को जब नोबेल प्राइज मिला है, मैं लिटरेचर से भी उसको कंपेयर करा दूंगा आपको। यूजीन नेल को 1936 में जो है नोबेल प्राइज मिल रखा है, और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज में मिला हुआ है उनको ड्रामा में। पोइट्री में तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला है। तो 1936 में ही जेम्स किन्स, जेरार्ड मैनली किन्स की एक बुक है जो रोजगार सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो वो क्या बोलते हैं वहां पे, जो रोजगार है ना, एम्प्लॉयमेंट, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट एंड मनी पे। आपको पैसा सही नहीं मिल रहा है तब भी आप उस काम को नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है तब भी नहीं करेंगे। तो रोजगार भी इंटरेस्ट और मनी पे डिपेंड करते हैं। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टच स्टोन मेथड वर्क? टच स्टोन मेथड जो है वो कैसे काम करता है? हमने कहा था कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड को टेस्ट करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है, किसका? टच स्टोन मेथड का। अर्नोल्ड जो है सजेस्ट करते हैं यहाँ पे, क्या सुझाव देते हैं? टेक शॉर्ट पैसेजेस, छोटे छोटे पैसेज लीजिए। यानी कि पोएट्री में बात करें, पोएट्री में पैसेज नहीं बोलेंगे उसको, पोएट्री की अगर लैंग्वेज में, पोएम की भाषा में बोले तो स्टैंजा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंजा बोलते हैं। स्टैंजा के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है कि 2 लाइन के स्टैंजा को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं, दोहा जिसको बोल देते हैं हिंदी में। 3 लाइन के उसको स्टेंजा को क्या बोलते हैं? 4 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं? जैसे 4 लाइन वाला तो मैक्सिमम पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्वार्ट्रेन जो है वैलिड स्टेंजा को बोला जाता है। क्या हर एक क्वार्ट्रेन जो है वैलिड कहलाएगा? नहीं, वैलिड का भी एक जो है राइम स्कीम रहती है, ABCB करके। AB जो पैटर्न चलता है वो वैलिड स्टेंजा हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही 5 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं? 6 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं? 7 लाइन के स्टेंजा जो कि राइम रॉयल, 8 लाइन का ऑक्टेव, 6 वाले को सेस्टेड, 9 वाले को स्पेंसरियन स्टेंजा। सॉरी। तो स्टेंजा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी लाइन की कविता को जो है, जो अगर 2 लाइन की है तो उसको क्या कहा जाता है, 3 लाइन की है तो उसको क्या कहा जाता है। इसके साथ साथ बात करें तो ये कहते हैं कि शॉर्ट पैसेजेस लेने हैं हमें। क्या लेने हैं हमें? शॉर्ट पैसेजेस लेने हैं। पैसेज का मतलब एक छत भी होता है, नॉट होल पोम्स। हमें कंप्लीट कविता को नहीं लेना है, कंपेयर करने के लिए हमें कुछ उसकी जो है कुछ लाइनों को ले लेना है, मेन लाइनों को लेना है। ऐसे भी नहीं कि कहीं से भी कोई लाइन लेना है। उसमें उन लाइनों में हमें देखना पड़ेगा कि ट्रूथ भी होना चाहिए, हाई सीरियसनेस भी होनी चाहिए, हाई सीरियसनेस के साथ साथ मॉरल डेप्थ भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, चूज लाइन्स शोइंग, जो लाइन ये शो करे आपको, जिन लाइनों में ये दर्शाया जाए, क्या दर्शाया जाए? हाई सीरियसनेस देखने को मिले। अब मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक, या एक्सप्लेन हाई सीरियसनेस ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाई सीरियसनेस क्या है? ट्रूथ, मॉरल डेप्थ, कंपेयर देम विद अदर पोएट्री। अब हमें क्या करना है? उन लाइनों में देखना है हाई सीरियसनेस, सीरियसली उसको उसने लिखा है, उसमें सीरियसली अगर कोई काम को करेंगे ना, आप कोई भी काम को सीरियसली क्यों करेंगे? जब आप मॉरली ठीक होंगे, जब आप
आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं मॉरलिटी वहां पे शो कर रहे हैं, नैतिकता। बात आती है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? जो हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। आपने स्कूल में सुना होगा, नैतिक शिक्षा चलती थी पहले, कि उसमें ये करना है ये नहीं करना है। अब क्या करना है ये हमें नहीं पता है, तो हम ये देख लें कि क्या नहीं करना है। तो अगर हम सही और गलत की पहचान करना सीख जाते हैं तो वही जो है नैतिकता है। एक मनोवैज्ञानिक भी है जिन्होंने सही और गलत करने की जो क्षमता है उसको नैतिक तर्कणा कह रखा है। किसने कह रखा है ये आप बताएंगे। वैसे इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन हाई सीरियसनेस की अगर बात चल रही है तो ट्रूथ उसमें होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप झूठे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं डर होगा, इन फ्यूचर आप जो है आप पे जो है आरोप लग सकते हैं, एलिगेशंस लग सकते हैं। वहां पे आपको ट्रूथ भी देखना पड़ेगा, सच्चाई भी देखनी पड़ेगी, वास्तविकता भी देखनी पड़ेगी। मॉरल डेप्थ होनी चाहिए, उसमें गहराई भी होनी चाहिए, वो छू सके। मैंने कहा था इस वीडियो के शुरू में कि ये आपके सोल को बिल्कुल टच करेगा। तो कोई भी चीज में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो रियल में उस चीज को आपको फील करा सके। कंपेयर देम विद अदर पोएट्री, फिर उसको अन्य पोएट्री के साथ हमें कंपेयर करना है। आगे देखिए इसमें क्या है। तो ये चीज टच स्टोन मेथड कैसे काम करता है हमने बताया। उसमें हमें देखना है हाई सीरियसनेस देखनी है, ट्रूथ देखना है, इसके अलावा मॉरल डेप्थ देखनी है, और उसको फिर जो है अदर पोएट्री की कुछ लाइनों से कंपेयर कर देना है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल्स ऑफ अर्नल्ड टचस्टोन। तो ये किसके साथ कंपेयर करते थे? होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, इनकी पोएट्री से जो है कंपेयर कर देते थे। यानी कि इनके लिए टचस्टोन क्या है, उनकी पोएम्स की कुछ चंदे लाइनें ली जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और उनके साथ कंपेयर कर दिया। मुझे पहले इनके बारे में नहीं पता था कि ये इतने खतरनाक क्रिटिक थे, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में पढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत अच्छे इंसान थे। रियल में जो है पार्शलिटी कहीं से कहीं तक ये नहीं करते थे। अगर इनको जज बना दिया जाता तो शायद ही ये किसी के साथ पार्शलिटी करते, क्योंकि इनके विचारों से पता चल रहा है। हाई सीरियसनेस क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, ग्रेट पोएट्री मस्ट है, सॉरी, जो ग्रेट पोएट्री है उसमें ये चीजें होनी चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। मस्ट मिस होता है जरूरी, होनी ही चाहिए, ठीक है। ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है, ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? ट्रूथ ऑफ स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, मॉरल डेप्थ होनी चाहिए। दिस क्वालिटी कॉल्ड हाई सीरियसनेस। हाई सीरियसनेस किसको कह दिया इन्होंने? जिसमें ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस होगा, स्टाइल होगी, डेप्थ होगी, ये सारी क्वालिटीज को ही क्या कह दिया इन्होंने? हाई सीरियसनेस। तो इनके अकॉर्डिंग हाई सीरियसनेस क्या है? ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस है, ट्रूथ ऑफ स्टाइल है, मॉरल डेप्थ है, ये सारी क्वालिटीज अगर उसमें देखने को मिलती हैं तो इसको ही ये हाई सीरियसनेस कहते हैं। विदाउट हाई सीरियसनेस पोएट्री कैन नॉट बी ग्रेट। बिना ये जो हाई सीरियसनेस है, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनके बिना जो है पोएट्री ग्रेट नहीं हो सकती है। नो मैटर हाउ म्यूजिकल और इमोशनल इट इज, कोई फायदा नहीं, कोई चीज मैटर नहीं करती, मायने नहीं रखती है कि ये फिर कितनी म्यूजिकल है और कितनी इमोशनल है। अगर पोइट्री में ये क्वालिटीज नहीं है तो इनके अकॉर्डिंग वो पोइट्री जो है टच स्टोन मेथड की क्वालिटीज उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, तो उस पोइट्री को एक ग्रेट पोइट्री नहीं मानते, फिर इंफीरियर कैटेगरी में आ जाएगी इनके अकॉर्डिंग। पर्पज ऑफ द टच स्टोन क्या कहा जा रहा है? देखिए, पर्पज ऑफ द टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? टू स्टैब्लिश यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री। स्थापित करना, क्या करना? टू स्टैब्लिश, 2+B1 इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री, पोइट्री का जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, और यूनिवर्सल का मतलब है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक समान चलता हो। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ आपने सुना होगा, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे आपने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ।
सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक के अंदर जितनी भूमियां हैं, जो लैंड है वहां पे वो सत्य ही माना जाएगा। जो दिस सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरब से निकलता है, था नहीं बोल सकते इसको, निकलता है निकलता है निकलता है, मतलब निकलता था नहीं, था का मतलब वो चेंज हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सार्वभौमिक सत्य है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्यास्त जो है पश्चिम में होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो 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 एक मानक बना गए हैं वैश्विक मापन के, यानी कि ठीक है पोइट्री के, उनको ये स्टैब्लिश करता है। इसमें किसी भी प्रकार की पार्शलिटी नहीं होगी कि भाई ये इंडिया के पोइट ने लिखी है तो इसको हम जो है ग्रेट पोइट्री में रख देते हैं, और जो ये दूसरी कंट्री के उसने लिखा है कंट्री बेस पे या जैसे कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होगी, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेन याद रखना है, इसका पर्पज है। तो अवॉइड क्या क्या चीजें करते हैं हम इसमें, कौन कौन सी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सनल बायस करके, जो व्यक्तिगत पक्षपात है ये नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है इसकी पोइट्री को मैं ग्रेट मान लूं चाहे उसने कुछ भी कर रखा है। तो ये सीरियसनेस है, ये मोरालिटी है, यही नैतिकता है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह पा रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका एनिमी। अगर आपका शत्रु भी अगर वो सही काम कर रहा है तो सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, यही नैतिकता है, यही मोरालिटी है, यही बार बार यही बात आ रही है इसमें। हिस्टोरिकल और नेचुरल जो है हिस्टोरिकल और नेशनल प्रेजुडिस नहीं देखने को मिलेगा इसमें। इतिहास यानी कि जो पास्ट में हुआ था उसके बेस पे पक्षपात या नेशनल प्रेजुडिस देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट। मैंने कहा अभी कि कंट्री के बेस पे इसमें प्रेजुडिस देखने को नहीं मिलेगा, या हिस्टोरिकल बेस पे भी। टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, यहां पे प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। प्रमोट करना, प्रमोशन आपने सुना होगा, पदोन्नति, और डिमोशन होता है पद अवनति, गिरावट, पद नीचे। तो प्रमोट किसको करेगा, ऑब्जेक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को, सब्जेक्टिव नहीं कि मतलब मेरे से रिलेटेड है तो ही ग्रेट है, मेरा अपना फ्रेंड है तो उसकी लिखी हुई पोइट्री ग्रेट है चाहे कैसा भी लिखे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपने देखा होगा वहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं और जो सही होता है उसको करेक्ट माना जाता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, देखिए दो फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव हैं, जो हमारे उसमें सिलेबस में भी रहते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे अब ये जो एग्जाम में, मैंने अभी बात की, डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं उसमें आप अपने विचार लिखेंगे और आपने अपने, हर किसी के अपने विचार अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस करके। तो वहां पे कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो ही जाती है। लेकिन जहां पे आपसे पूछ लिया गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ, तो आप सटीक आंसर देंगे, उसमें ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पे पक्षपात नहीं होगा। वहां पे अगर आपने बोल दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो 1914 से स्टार्ट हुआ, आपने जैसे टिक किया तो आपको भी वही मार्क्स मिलेगा, दूसरे को भी वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप लिख रहे हैं और दूसरे ने भी लिखा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं विचारों का अंतर जाएगा, हो सकता है मार्किंग में भी अंतर आ सकता है, क्योंकि कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि दोनों एक जैसा लिख दें और दोनों को सेम मार्क्स दे दिए। तो सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ये होगा। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म भी इसको कहा जाता है, और ये फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। अब ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अर्नोल्ड बिलीव्ड क्रिटिसिज्म शुड बी डिसइंटरेस्टेड, ये डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। क्रिटिसिज्म जो है इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, आपकी रुचि पे। मैंने अभी आपको जो रोजगार का सिद्धांत बताया था, रुचि पे आधारित नहीं कि मुझे पसंद आ रहा है तो ग्रेट पोइट्री होगी, ऐसा नहीं है। मुझे किसी की पोइट्री जैसे अच्छी लगी तो मैंने उसको ग्रेट पोइट्री का दर्जा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें इंटरेस्ट की बात है, इसमें नहीं होगी। आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, इससे मतलब नहीं है। खाना अच्छा बना है तो आप उसको अच्छा बोलेंगे, चाहे वो आपके इंटरेस्ट का हो चाहे ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पे पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री अगर सही है, वो मैच कर जा रही है, वो जितने जो स्टैंडर्ड जो फिक्स किए गए हैं उन पे अगर खरी उतरती है तो ग्रेट पोइट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये आप ध्यान रखिए। तो इनकी पोइट्री, इनका जो क्रिटिसिज्म का स्टाइल है वो डिसइंटरेस्टेड है। आप
पार्शियल नहीं हो सकते, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं चल सकते। यहाँ पे आप अपने टेस्ट स्वाद के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, जरूरी नहीं है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी अगर तारीफ करूं तो मैं आपके लिए अच्छा बन जाऊं, मैं आपकी तारीफ ना करूं तो मैं बुरा बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा हूं, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद नहीं है और मैंने तो हो सकता है सच्चाई बोली हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो इंपोर्टेंस है, जो महत्व है जो साहित्यिक क्रिटिसिज्म का, वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। ये फाउंडेशन है, एक नींव है। मकान बनाते हैं ना, जो फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन है ये मॉडर्न ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की। तो किसने रखी है इसकी नींव? तो आप देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। शिफ्ट फ्रॉम, अब ये क्या कर देता है? किन चीजों को शिफ्ट कर देता है? शिफ्ट होती है ना, जैसे कंपनी में शिफ्ट चलती है, वही शिफ्ट है, चेंज कर देना। बायोग्राफी बेस्ड क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, इनको जो है बायोग्राफी बेस्ड नहीं, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को वो ना करके ये ऑब्जेक्टिव की बात करता है। अभी हमने बताया था हिस्ट्री पे नहीं जाएगा, ये नेशनल प्रेजुडिस पे नहीं जाएगा। टेक्स्ट बेस्ड इवैल्यूएशन, इन्फ्लुएंस लेटर क्रिटिक्स लाइक टीएस इलियट। मेन पॉइंट इसका ये है, ये टेक्स्ट बेस्ड जाता है, ये पूरी कविता को भी नहीं देखता, ये उसकी लाइनों को कंपेयर करता है। टेक्स्ट बेस्ड इवैल्यूएशन है, और इसने जो है बाद में जो क्रिटिक्स टीएस इलियट हैं उनको भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। थॉमस स्टर्न एलियट, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? ये थे वर्ड्सवर्थ से। और इन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया? वो किया टीएस इलियट को। ये भी ध्यान रखना। लिमिटेशंस क्या है इसकी? इसकी सीमाएं क्या है? सीमा का मतलब होता है हद, सरहद, जैसे आपने सुना होगा, ये हद है, लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो सीरियसली आपको काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ना कि आप वो लिमिटेशंस जो हैं उससे बाहर ना जा पाए। ठीक है, इसको लोकल उसमें भी बहुत बार यूज किया जाता है एब्यूजिव लैंग्वेज के रूप में। तो आपको पता है ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी सीमाएं हैं, इससे बाहर नहीं जाना है। इग्नोर करता है हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको ये इग्नोर कर देता है, उस पे नहीं जाना है, क्योंकि उसके बेस पे चलेगा। हो सकता है किसी इंसान ने आपके लिए अच्छा बिहेव ना किया हो और उसकी पोइट्री को आप जज कर रहे हो, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप पार्शलिटी करेंगे। तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है, इनको इग्नोर कर देता है, ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। सही को सही, गलत को गलत, फिर से वही बात आ रही। ओवर एम्फेसिस ऑन क्लासिकल पोइट्री, ओवर एम्फेसिस किस पे करता है? क्लासिकल पोइट्री पे। नेग्लेक्ट कर देता है इमेजिनेशन एंड इमोशंस को। इसीलिए वर्ड्सवर्थ के बहुत करीब है, इमेजिनेशन को जो है नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बायोग्राफिया जो लिटरेरिया करके है, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज का, उसमें फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात होती है। और तो वर्ड्सवर्थ को भी कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री को भी टारगेट करते हैं वहाँ पे कॉलरिज। और क्योंकि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, रियल उस पे जाते हैं, कॉमन मैन की स्पीच पे जाते हैं, तो तब जाके कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं। ये भी रियलिटी पे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं नेग्लेक्ट कर दो इमेजिनेशन एंड इमोशंस को। अब देखिए टचस्टोन मेथड किसने दिया? मेथड दिया मैथ्यू अर्नोल्ड ने। वर्ड की बात आएगी, टचस्टोन वर्ड किसने पॉपुलराइज किया इंग्लिश लिटरेचर में? तो वो किया था विलियम शेक्सपियर ने। मैंने इससे पहले भी बताया, एज यू लाइक इट में टचस्टोन नाम का एक कैरेक्टर है जिसको वाइजफुल कह दिया जाता है, जेस्टर करके भी। और जेस्टर करके आपको देखने को मिलेगा, टचस्टोन और जेस्टर। अगर विकिपीडिया भी आप सर्च करेंगे, जेस्टर का मतलब है फूल तो है वो, लेकिन वाइज है। मूर्खों में भी बड़ा विद्वान मूर्ख है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं ना, कुछ मतलब उनमें आपको वो देखने को मिलेगी, इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। तो वाइज फूल उसको कहा गया है। मैंने उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा था। तो ऑक्सीमोरन होता है जब टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, बिटर स्वीट, इस टाइप से आपने देखा होगा। क्रिटिक कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड है। ऐसे जो है इनका स्टडी ऑफ पोइट्री है 1880, इसमें ये टचस्टोन मेथड का जिक्र करते हैं। मीनिंग है टेस्टिंग पोइट्री बाय ग्रेट लाइन्स। पोइट्री की जो ग्रेट लाइन्स हैं उनके साथ इसको टेस्ट करेंगे, उसके साथ इसका परीक्षण करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ओरिजिन ऑफ टर्म जो है गोल्ड टेस्टिंग स्टोन होता है, ब्लैक स्टोन, ठीक है, जिसपे स्टोन करने से स्टोन उस पर अपना मार्क छोड़ देता है, कहने का मतलब।
लिटरेरी पॉपुलराइजर इसके कौन है? एज यू लाइक इट में जो है इसको पॉपुलराइज किया है लिटरेचर में शेक्सपियर ने वर्ड। लेकिन जब बात आएगी, जब मेथड, टच स्टोन मेथड की बात आएगी तो मैथ्यू अर्नोल्ड पे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एम इसका है ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल जजमेंट। ऑब्जेक्टिव होगा जो भी जजमेंट होगा और वो यूनिवर्सल होगा, वो कंट्री बेस्ड नहीं होगा, वो रीजन बेस्ड नहीं होगा, वो लोकेलिटी बेस्ड नहीं होगा। जो भी जजमेंट होगा यूनिवर्सल होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, लगातार ये 30 घंटे की क्लास है तो थोड़ा सा बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ठंड का समय है, आपको पता है, कफ होना नॉर्मली है। तो टच स्टोन मेथड इज एसोसिएटेड विद, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टच स्टोन मेथड इज एसोसिएटेड विद, किससे है टच स्टोन मेथड एसोसिएटेड किससे है? आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टच स्टोन मेथड जो है आप देख सकते हैं, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, द टच स्टोन, इसमें क्या कहा जा रहा है? टच स्टोन मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन विच एसे, तो कौन से एसे में? आपको पता है स्टडी ऑफ पोएट्री 1880। ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म में फर्स्ट सीरीज में नहीं है, सेकंड उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन पर्पज ऑफ द टच स्टोन मेथड इज टू, मेन पर्पज इसका क्या है? इसका मेन पर्पज है जज द क्वालिटी ऑफ पोएट्री, पोएट्री की क्वालिटी को जज करता है। जज दी क्वालिटी यानी कि उसके गुण को जज करता है, किसकी? पोएट्री की, काव्य की। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड पोएट्री शुड बी टेस्टेड बाय, पोएट्री को टेस्ट किया जाना चाहिए, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, पोएट्स इंटेंशन पे किया जाना चाहिए, कंपैरिजन विद ग्रेट पोएटिक लाइन्स से, या इमोशनल इफेक्ट ऑन रीडर्स। तो कंपैरिजन उसका होना चाहिए ग्रेट पोएटिक लाइन से, हमने बात भी की थी इसके बारे में। मुझे नहीं लगता इसके बाद टच स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन बने और आप उसको ना कर पाए किसी भी एग्जाम में, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आपके पास कंटेंट जो है भर भर के होगा। हाई सीरियसनेस की बात करें या टच स्टोन की बात करें, टर्म टच स्टोन ओरिजिनली रेफर्स टू, तो किस चीज को रेफर करता है? ये एक ऐसा स्टोन जो यूज किया जाता था, और स्टोन विच वॉज यूज टू टेस्ट गोल्ड, टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, अगर बोलें सोने की शुद्धता को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था। टच स्टोन वॉज पॉपुलराइज्ड इन लिटरेचर बाय, तो लिटरेचर में इसको पॉपुलराइज किया गया। टच स्टोन वर्ड की बात चल रही है, वर्ड टच स्टोन की बात चल रही है, विलियम शेक्सपियर। कैरेक्टर, फिर से बोल रहा हूं, टच स्टोन नाम का कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर पहले आ रखे हैं। आप अगर लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है सीरियसली तो शेक्सपियरन एज, और कहाँ ये अभी बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड, तो वर्ड की बात आएगी तो विलियम शेक्सपियर, और जब मेथड की बात आएगी तो मैथ्यू अर्नोल्ड। इन टच स्टोन मेथड अर्नोल्ड प्रीफर्स, तो किसको प्रीफर करते हैं? होल पोएम को, बायोग्राफिकल डिटेल्स, शॉर्ट एक्सीलेंट पैसेज, तो पैसेज की बात होती है, हमने कहा था कुछ लाइनें लेनी है उसमें। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें कहा जा रहा है टच स्टोन मेथड की बात चल रही है। टच स्टोन मेथड प्रमोट्स विच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, तो किस प्रकार के क्रिटिसिज्म को ये प्रमोट करता है? तो ये ना तो हिस्टोरिकल की बात करता है, इमोशनल की भी बात नहीं करता है, ये बायोग्राफिकल की भी बात नहीं करता है, ये कहता है डिसइंटरेस्टेड क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट से मतलब यहां पे है ही नहीं, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस बात करें तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस सिलेबस में, लेकिन फिर भी डिसइंटरेस्टेड है और सही है।